नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर आईएएस में। तो फ्रेंड्स, यह सितंबर माह का करंट अफेयर्स, सितंबर माह 2022 का करंट अफेयर्स है। भाग 2 भाग 1 ओनली फॉर आईएएस चैनल पर आ गया है, जो कि हिंदी माध्यम में होगा यूपीएससी 2023 के लिए। पहला न्यूज़ देख लेते हैं। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन यानी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की गवर्निंग बॉडी के 9वें सत्र का आयोजन भारत में किया गया, इसलिए यह न्यूज़ में आया। यह एक संधि है, इसका फुल देखो ITPGRFA। यह एक ट्रीटी है जिसकी गवर्निंग बॉडी का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में। देख लेते हैं ITPGRF के बारे में। ITPGRFA को बीज संधि यानी सीड ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया भर में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उपयोग तथा प्रबंधन हेतु एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, यह जो ट्रीटी है, यह जो बीज संधि है, यह खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन के संरक्षण, ठीक, और उसके उपयोग तथा प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। यूपीएससी सिंपल सा स्टेटमेंट में डाल देगी कि क्या ITPGRFA जो संधि है या जो सीड ट्रीटी या बीज संधि है, वह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जबकि ऐसा है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। आगे देख लेते हैं। इसे वर्ष 2001 में खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान अपनाया गया था। ठीक, यह जो ITPGRFA ट्रीटी है या बीज संधि है, इसको खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान अपनाया गया था। यह वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ। भारत इस संधि का पक्षकार यानी मतलब भारत इस संधि पर का हस्ताक्षर करता है। इस संधि के लिए वित्त की व्यवस्था इसके सदस्य और FAO द्वारा की जाती है, यानी कि यह जो बीज संधि है, इसका जो फंड रेज किया जाता है वह इसके सदस्यों द्वारा और FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। ITPGRFA का लक्ष्य क्या है? किसानों, पादप प्रजनकों और वैज्ञानिकों को पादपों की आनुवंशिक सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करने हेतु एक वैश्विक व्यवस्था की स्थापना करता है। आगे देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि इन आनुवंशिक सामग्रियों से मिलने वाले लाभ को प्राप्तकर्ताओं द्वारा साझा किया जाए। आगे देख लेते हैं। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन का महत्व क्या है? यह कृषि का जीव वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह पादपों के विकास, अनुकूलन और भविष्य में पादपों के प्रजनन हेतु कच्चा माल भी सुनिश्चित करता है। आगे देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को सहन करने में सक्षम कृषि का निर्माण करता है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हाई लेवल चैंपियंस ने जारी की है। सिंपल से एक प्रश्न यह बन जाता है कि ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो IEA और IRENA और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हाई लेवल चैंपियंस। यह अपनी तरह की पहली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है। ठीक, यह पहली वार्षिक रिपोर्ट है, पहली बार जारी की गई है। नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में ब्रेक थ्रू एजेंडा के शुभारंभ के समय ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की सिफारिश की गई थी। यानी कि यह जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसकी नींव COP26 में ही अपना ली गई थी, तैयार कर ली गई थी। वर्तमान में ब्रेक थ्रू एजेंडा वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2/3 से अधिक हिस्से को कवर करता है। इसमें G7 के अलावा चीन और भारत भी शामिल है ब्रेक थ्रू एजेंडा में।
आगे देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू एजेंडा का उद्देश्य निम्नलिखित 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई में सामंजस्य स्थापित करना और निवेश का समन्वय करना है। ये 5 क्षेत्र है: विद्युत, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022। हाल ही में यूनेस्को ने ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल यानी भूजल अदृश्य को दृश्यमान करना नामक शीर्षक से विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 जारी की है। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है, तो यूनेस्को ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है, यानी कि स्वच्छ जल वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्रमाणन जल शक्ति मंत्रालय प्रदान करता है। स्वच्छ सुजल प्रदेश का जो तमगा या फिर जो प्रमाण कौन देता है, जल शक्ति मंत्रालय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसके सह संस्थापक सीमेंस एनर्जी। ठीक, इसको कौन कौन किसने बनाया है? ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसके सह संस्थापक सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील व जिंदल स्टील वर्क्स सहित 13 कंपनियों ने GAID को लॉन्च किया है। यानी ये ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन का अर्थ है कि इन कंपनियों द्वारा जितना भी कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है उतनी ही मात्रा में कार्बन को अवशोषित कर लिया जाए, उसको डिकार्बनाइजेशन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इस नए गठबंधन का उद्देश्य कार्बन के शुद्ध शून्य उत्सर्जन की महत्वाकांक्षाओं और औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के विकार्बनीकरण में तेजी लाना है। यह पेरिस समझौते के जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। आगे देख लेते हैं। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी औद्योगिक हितधारकों के मध्य होने वाले संवाद को मजबूत करेगा। आगे देख लेते हैं। इस गठबंधन का गठन, यह जो गठबंधन बना है इसका गठन बाली घोषणा पत्र के तहत किया गया है। इसकी पहली बैठक नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान आयोजित करने की योजना बनाई गई है। विकार्बनीकरण वास्तव में मानव गतिविधियों की वजह से वायुमंडल में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं विकार्बनीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA ने अक्षय ऊर्जा रोजगार वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2022 जारी की है। यह रिपोर्ट IRENA और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। यानी अक्षय ऊर्जा रोजगार वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? IRENA और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। यह विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा से जुड़े रोजगार के नवीनतम अनुमान प्रदान करती है। भारत से संबंधित निष्कर्ष क्या निकला इस रिपोर्ट में? भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक जल विद्युत, आगे देख लेते हैं। वैश्विक जल विद्युत रोजगार में भारत का योगदान लगभग 18% है। जो जल विद्युत में भारत कितने प्रतिशत रोजगार देता है? 18%। इसके बाद किसका स्थान आता है? ब्राज़ील का। रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या हैं? वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने विश्व भर में 12.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया था। यह मेंस में फैक्ट के रूप में भी काम आएगा और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि जल ऊर्जा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन है? सौर ऊर्जा। विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा कार्यबल में विशेष रूप से कुशल रोजगार के मामले में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि
विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, जबकि ऐसा नहीं है, महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइब्रिड पावर प्लांट। अडानी ग्रीन ने राजस्थान के जैसलमेर में विश्व की सबसे अधिक क्षमता वाली सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाएं आरंभ की हैं। इन परियोजनाओं में 600 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र और 150 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल है। हाइब्रिड पावर प्लांट ऐसे विद्युत संयंत्र है जो 2 या 2 से अधिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पन्न करते हैं, जैसे पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डार्क स्काई रिजर्व। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। यह रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होगा। यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों की स्थापना के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा। यह खगोलीय पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। अब डार्क स्काई रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा स्थान होता है जहां नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस भूखंड या क्षेत्र में कृत्रिम प्रकाश कम से कम पहुंच सके। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अलग अलग मानदंडों के आधार पर स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस, पार्क, सेंचुरी और रिजर्व के रूप में नामित करता है। कौन करता है? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। हनले के बारे में। यह लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मानवीय गतिविधियाँ न के बराबर हैं। हनले एक क्षेत्र है, यह लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मानवीय गतिविधियाँ न के बराबर है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO भी हनले घाट में नीलमखुल मैदान में सरस्वती पर्वत के ऊपर स्थित है। इसी में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी देख लेते हैं। यह लद्दाखी चांगथांग पठार पर स्थित है। यहाँ पृथ्वी पर सबसे ऊंची झील सो मिरीरी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कोरजोग भी स्थित है। इस अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रजातियाँ हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, जंगली याक, भरल, भूरा भालू आदि। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। न्यूज़ क्या थी? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 के विश्व ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। आगे देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1985 में विश्व भर की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया था। यह अब तक की संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्य देशों ने अभिपुष्टि प्रदान की है, यानी 198 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। आगे देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना, यानी 1992 में भारत ने हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों से जुड़े लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। यानी कि भारत ने ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार जितने भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस थे उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक, इस प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग का प्रावधान किया गया। ठीक, HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनमें ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पैदा करने की अधिक क्षमता है। देखो, इस प्रोटोकॉल के तहत ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इस प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन
की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है यह ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पैदा करने में अधिक क्षमतावान है। आगे देख लेते हैं। किगाली रवांडा 2016 समझौते में HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति बनी थी। अब ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, अब इसको समाप्त करने के लिए किगाली समझौता किया गया। भारत ने वर्ष 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की अभिवृष्टि को मंजूरी दे दी थी। यानी कि भारत ने किगाली समझौते को भी 2021 में मंजूरी दे दी थी। आगे देख लेते हैं ओजोन और ओजोन क्षयकारी पदार्थ के बारे में। यानी ओजोन और ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंसेस हैं, क्षयकारी पदार्थ है, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ओजोन परत यह समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की एक परत है। जैसे ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं, ओजोन में 3 अणु होते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ओजोन का O3। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती हैं। इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। आगे देख लेते हैं ओजोन क्षयकारी पदार्थ। ये क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त मानव निर्मित रसायन है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। ये रसायन है मिथाइल ब्रोमाइड जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स तथा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक, स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम संधि। स्टॉकहोम कन्वेंशन की दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर समीक्षा समिति की 18वीं बैठक संपन्न हुई। यह तो न्यूज़ थी। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से सुरक्षित रखने वाली एक वैश्विक संधि है। दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक यानी कि जो दीर्घकाल तक पर्यावरण में रहते हैं, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, सजीवों में जैव संचित होते रहते हैं, यानी कि सजीवों में यह संचित होते रहते हैं, मानव स्वास्थ्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यूपीएससी आपको फंसा सकती है, कह देगी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भारत ने वर्ष 2006 में इस संधि की यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्व सूचित सहमति यानी प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। न्यूज़ क्या थी? 2 खतरनाक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति की अनुशंसा की गई है। PIC यानी पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया रॉटरडैम कन्वेंशन का एक प्रावधान है। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी कि पूर्व सूचित सहमति ठीक किस कन्वेंशन के अंतर्गत आती है, तो रॉटरडैम कन्वेंशन का एक प्रावधान है। यह प्रक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह प्रक्रिया खतरनाक रसायनों के प्रभावी शिपमेंट यानी कि आयात और निर्यात की प्राप्ति के इच्छुक आयातक पक्षकारों के निर्णयों की औपचारिक प्राप्ति व प्रसार के लिए एक तंत्र है। आगे देख लेते हैं। यह रसायन समीक्षा समिति ने इम्प्रोडियोन और टर्बोफोस नामक 2 खतरनाक कीटनाशकों के लिए सिफारिशें की थी। इम्प्रोडियोन लताओं, फलों, वृक्षों और सब्जियों पर उपयोग किया जाने वाला कवकनाशी है। सिंपल सा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी कि इम्प्रोडियोन और टर्बोफोस हाल ही में खबरों में थे, क्या है? यह कवकनाशी है। और ये जो टर्बोफोस है एक मृदा कीटनाशक है। इसे आमतौर पर ज्वार, मक्का, चुकंदर और आलू पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत टर्बोफोस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, यानी भारत टर्बोफोस का निर्यात करता है। रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि पूर्व सूचित सहमति इसका एक प्रक्रिया है। अब रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे खतरनाक रसायनों में व्यापार के संबंध में देशों द्वारा सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कन्वेंशन के तहत PIC यानी पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन को कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाया गया है। जो PIC है यानी पूर्व सूचित सहमति है, वह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल। यह एक शुरुआत की गई है। इस पहल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने मिलकर आरंभ किया है। इस पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: कार्बन प्रक्षालन यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि करना, कार्बन को सोखने में वृद्धि करना, स्थानीय समुदायों की सहायता करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए कृषि की क्षमता को मजबूत करना। आगे देख लेते हैं। इसे भारत के 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम में लागू किया जाएगा। यह प्रदेश आप याद कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम में लागू किया जाएगा। इसके तहत भारत में पारंपरिक वनों के बाहर 28 लाख, जो पारंपरिक वन है या वृक्ष है, उसके बाहर 28 लाख हेक्टेयर में वृक्षावरण का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इसके लिए किसान, कंपनियां और निजी संस्थान मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व न्यूज़ के उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना को अनुमोदित किया है। राज्य में स्थित अन्य 3 टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और अमनगढ़, इसको रानीपुर टाइगर रिजर्व को मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी टाइगर रिजर्व जो घोषित किया जाता है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत अधिसूचित किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड में स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ बाघ, तेंदुए, स्लॉथ बियर जैसे जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नीलकुरिंजी। हाल ही में 12 वर्ष बाद चिकमंगलूर यानी कर्नाटका के चंद्रद्रोण पहाड़ों में नीलकुरिंजी या कुरिंजी के फूल खिले हैं। यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, यानी कि यह केवल पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। आमतौर पर यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस फूल का पौधा 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। यह फूल प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यूज़ क्या है। हाल ही में यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के संबंध में स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक रिपोर्ट जारी की है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। यह UPSC क्वेश्चन पूछ ले कि स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 किसके द्वारा जारी की गई, तो यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत में AI कौशल प्रसार दर तुलनात्मक रूप से उच्चतम है। यह वैश्विक औसत की 3.09 गुनी है। AI और महिला, इस रिपोर्ट के अनुसार AI कौशल युक्त महिलाओं के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी है। UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है कि AI कौशल युक्त महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। चाइना को प्रथम पर रख सकता है या अमेरिका को प्रथम पर रख सकता है, जबकि भारत पहले AI के मामले में महिलाओं के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत में AI से संबंधित वैज्ञानिक प्रकाशनों में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 है। अब यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में 1945 में स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
आगे देख लेते हैं। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए कार्य करता है। यह जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा शासित होता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, यूनेस्को का। नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान रिपोर्ट 2021, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है, किसने जारी किया है? ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष, रिपोर्ट में निष्कर्ष क्या क्या है? वर्ष 2021 में विश्व में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह आंकड़ा वर्ष 2016 में 40 मिलियन था। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में आधुनिक दासता के मामलों में 25% की वृद्धि हुई है। आधुनिक दासता से मतलब यह है कि जिसको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है या काम तो करा लिया जाता है लेकिन वेतन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नीड फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। क्वेश्चन पूछ लेगी यूपीएससी, नीड फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। आगे देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी न्यूज़ क्या थी? हाल ही में एथेरियम ने मर्ज सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। एथेरियम एक विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन एक विपरीत या विकेंद्रीकृत लेजर तकनीक है। इसे पहली बार क्रिप्टो करेंसी के डिज़ाइन और विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत ब्लॉकचेन की सर्वसम्मति आधारित प्रणाली प्रूफ ऑफ वर्क के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है। प्रूफ ऑफ वर्क और POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेन देन को प्रमाणित करने वाले प्रोटोकॉल है। साथ ही ये ब्लॉकचेन नेटवर्क को विकेंद्रीकृत तथा सुरक्षित भी बनाए रखते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन वस्तुतः माइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉकों के निर्माण और नेटवर्क की अखंडता को विनियमित करने के लिए POW का उपयोग करता है। ठीक, POS एक वैकल्पिक सर्वसम्मति आधारित प्रणाली है। इसके तहत टोकन के मालिकों को नेटवर्क का नियंत्रण सौंपा जाता है। यूपीएससी डिफरेंस पूछ सकती है। POW में ऊर्जा की अधिक खपत होती है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। POS के तहत माइनर्स की जगह वैलिडेटर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल शीर्ष हितधारकों को ही वैलिडेटर्स बनाया जाता है। इसके तहत कम शक्तिशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ऊर्जा की खपत कम होती है। POW में ऊर्जा की खपत अधिक होती है, जबकि POS में ऊर्जा की खपत कम होती है। POW के बारे में और POS के बारे में और अंतर देख लेते हैं। इसके तहत श्रृंखला में एक ब्लॉक को भी जोड़ने के लिए माइनर को अपनी कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्षमता द्वारा प्रतिस्पर्धी तरीके से कठिन गणितीय पहेली को हल करना पड़ता है। POS इसके तहत किसी भी प्रतिस्पर्धा के बिना उपयोगकर्ता की हिस्सेदारी के आधार पर एल्गोरिदम के माध्यम से ब्लॉक निर्माता को चुना जाता है। क्रिप्टो करेंसी POW में क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के तहत 51% माइनिंग हैश रेट को नियंत्रित करने वाले माइनर के समूह द्वारा ही श्रृंखला में किसी संदिग्ध ब्लॉक को जोड़ा जा सकता है। इसमें POS में क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर मौजूद कुल क्रिप्टो करेंसी के 51% हिस्से के धारक की ही श्रृंखला में किसी संदिग्ध ब्लॉक को जोड़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। पहेली को हल करने वाले पहले माइनर को उसके काम के लिए पुरस्कृत किया जाता है। किसमें? POW में। POS में इसके अंतर्गत ब्लॉक के निर्माण हेतु पुरस्कृत नहीं किया जाता है, इसलिए ब्लॉक निर्माता द्वारा लेन देन के लिए शुल्क वसूला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है क्लोनिंग के बारे में। हाल ही में दुनिया में पहली बार चीन द्वारा वन्य आर्कटिक भेड़िए का क्लोन सफलतापूर्वक तैयार किया गया। क्लोनिंग के बारे में देख लेते हैं। किसी जैविक इकाई की आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप
इकाई बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। इन जैविक इकाइयों में जीन, कोशिका, ऊतक और यहाँ तक कि एक संपूर्ण जीव भी शामिल हो सकता है। इसमें मूल जीव के समान ही आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं। क्लोनिंग वाले में जीव में समान आनुवंशिक सामग्री होने के बावजूद क्लोन हमेशा मूल जीव जैसे नहीं दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव की शारीरिक विशेषता के निर्धारण में पर्यावरण की भी भूमिका होती है। क्लोनिंग के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? प्राणियों को जीन उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशंस के लिए क्लोन किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को प्राणियों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन करने में मदद मिल सकती है। इसके द्वारा विलुप्त प्रजातियों को फिर से अस्तित्व में लाया जा सकता है। क्लोन के माध्यम से भ्रूण स्टेम सेल्स को निर्मित किया जा सकता है। इसका उपयोग क्षतिग्रस्त अंगों जैसे रीढ़ की हड्डी, मधुमेह के इलाज के लिए, इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं आदि को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में लौह अयस्क खनन। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में लौह अयस्क खनन की सीमा को बढ़ा दिया। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी कि बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर किस लिए जाने जाते हैं? लौह अयस्क के लिए। कर्नाटक में लौह अयस्क के उत्पादन और बिक्री पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के 10 वर्ष बाद न्यायालय ने अपने ही आदेशों में ढील दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में डेयरी क्षेत्र की स्थिति। भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। इसके बाद यूएसए, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील का स्थान आता है। भारत में शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य कौन? उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। यह क्षेत्र यानी डेयरी फार्म, यह क्षेत्र देश में भारत में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान करता है। भारत में डेयरी सहकारी समितियों की 1/3 से अधिक सदस्य महिलाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स। न्यूज़ क्या है? हाल ही में विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि आक्रामक और विदेशी साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स की उपस्थिति देसी प्रजातियों के कछुओं के विलुप्ति होने का कारण बन जाएगा। यानी जो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स यह विदेशी प्रजाति है, यह भारत में जो देसी कछुए हैं उनके विलुप्त होने का कारण बन सकता है। ये जो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स है ये खारे और मीठे जल में रह सकते हैं। यह दक्षिण पूर्व यूएसए और मैक्सिको का नेटिव है, मतलब कि वहाँ का मूल निवासी है यह। आगे देख लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 356 कछुओं की प्रजातियों में से 29 मीठे जल के कछुओं की प्रजाति का घर है और जिनमें से लगभग 80% संकटग्रस्त हैं। यह जो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स है एशियन रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न है, मतलब कि चिंता की कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र की विनिर्माण क्षमता 270 मेगावाट प्रति घंटे है। यह संयंत्र प्रतिदिन 20,000 सेल्स बैटरी निर्मित कर सकता है। यह भारत की वर्तमान आवश्यकता का लगभग 60% है। वर्तमान में भारत अपनी लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी समस्त आवश्यकताओं को मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से आयात द्वारा पूरी करता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र गुजरात में है। इसने मई 2022 से उत्पादन कार्य शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी यानी कार टी सेल थेरेपी। न्यूज़ क्या है? यह पहली बार है जब कार टी उपचार पद्धति का भारत में रोगियों पर परीक्षण किया गया है। यह पद्धति आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित किया है। आगे देख लेते हैं। इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन यानी एमबीएम के तहत वित्त पोषित किया गया है। एनबीएम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की एक पहल है।
यह जो राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन है यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की एक पहल है। और यह जो राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन है इसके तहत यह काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। CAR-T उपचार टी कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित यानी एडिट करने का एक तरीका है। संपादित टी कोशिका कैंसर कोशिकाओं को खोजकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। आगे देख लेते हैं। टी कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो बाहरी रोगजनकों पर हमला करती है। टी कोशिकाओं को रोगी के रक्त से लिया जाता है, फिर उन्हें मानव निर्मित रिसेप्टर बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़कर बदल दिया जाता है। CAR-T उपचार के लाभ क्या क्या हैं? कीमोथेरेपी के विपरीत CAR-T किसी एक रोगी के शरीर में केवल एक बार प्रवेश कराया जाता है, जबकि कीमोथेरेपी के लिए बार बार इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है। कैंसर के उपचार में कम समय लगता है और रोगी अधिक तेज़ी से ठीक होता है CAR-T के उपचार से। आगे देख लेते हैं। इन्वेजिव यानी ये जो रेड ईयर्ड टर्टल्स था, इन्वेजिव स्पीसीज था, आक्रामक विदेशी स्पीसीज के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000 में लाया गया। इसके तहत जीवों के जीन में परिवर्तन को रोका जाता है, यानी कि यदि किसी एक जीन में, जैसे कि किसी एक जीव या प्लांट में उसके जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है और वह दूसरे जीव के लिए खतरा बन जाता है, तो उसको रोका जाता है इसमें। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD 1992 में बना था। यह एलियन स्पीसीज को रोकने में मदद करता है। अगला है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज यानी CMS, या इसको बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, 1979 में आया था। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा यानी साइट्स। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था। नेक्स्ट है एशियाटिक करैकल। यह सब आक्रामक यानी विदेशज प्रजातियों को रोकने के लिए कार्य करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है एशियाटिक करैकल। यह बिल्ली की एक प्रजाति है जो भारत में विलुप्ति के कगार पर है। भारत में यह राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रीय रूप से देखें तो ये कच्छ में, मालवा का पठार और अरावली रेंज में देखा जा सकता है। भारत के अलावा ये जो करैकल है, भारत के अलावा अफ्रीका, मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट और सेंट्रल और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या क्या है इनका? IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि इंडियन है, शेड्यूल फर्स्ट में है। साइट्स अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अभी बताया मैंने इसका फुल फॉर्म। अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा सितंबर माह का भाग 2 करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।